हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। आज आरसीसी इंट्रोडक्शन का लेक्चर 7 है। ये लास्ट लेक्चर है पहले चैप्टर का। आज हमारा पहला चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं रिइंफोर्समेंट के बारे में। रिइंफोर्समेंट जनरली स्टील होता है। आज हम देखने वाले हैं कि रिइंफोर्समेंट जो स्टील है वो कितने तरह का होता है, उसके ग्रेड्स क्या हैं, और जो स्टील यूज कर रहे हैं उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर क्या है, सब के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि रिइंफोर्समेंट जनरली स्टील इज प्रोवाइडेड टू अकाउंट फॉर नेग्लिजिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको अकाउंट फॉर करने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि कंक्रीट टेंशन में स्ट्रांग नहीं होता है, तो उसको स्ट्रांग करने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। रिइंफोर्सिंग स्टील इज स्ट्रांगर देन कंक्रीट इन कंप्रेशन ऑल्सो। कंप्रेशन में भी रिइंफोर्सिंग स्टील जो है स्ट्रांग होता है, किससे? कंक्रीट से। रिइंफोर्सिंग स्टील ऑल्सो प्रोवाइड्स डक्टिलिटी टू कंक्रीट। कंक्रीट को डक्टिलिटी भी प्रोवाइड करता है रिइंफोर्सिंग स्टील। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, जब रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो कंक्रीट में रिइंफोर्सिंग स्टील डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं ग्रेड और टाइप्स के बारे में। दो तरह का टाइप होता है रिइंफोर्समेंट का। एक होता है माइल्ड स्टील वार और दूसरा होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वार, एमएस वार और एचवाईएसटी वार शॉर्ट में। इसके ग्रेड्स होते हैं एमएस वार में FE250 और एचवाईएसडी वार में होता है FE415 और FE500। ये ग्रेड है। तो टाइप्स और ग्रेड हमने देख लिया है। अभी हम ये देखते हैं कि एचवाईएसडी वार और एमएस वार कैसे फॉर्म होता है। एचवाईएसडी वार्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम CTD। CTD होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड, और TMT थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड। ये दो प्रोसेस होते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड और थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस से हम HYSD वार्स को प्रोड्यूस करते हैं। और MS वार को और प्लेन वार को, इन दोनों को हम हॉट रोल्ड प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों वार कैसे फॉर्म होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ग्रेड्स क्या हैं, हमने देख लिया है। अब हम आगे मूव करते हैं। वेरियस टाइप्स के वेरियस ग्रेड्स के जो स्टील हैं वो कौन से स्ट्रेंथ पे यील्ड करेगा, उनका अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है और परसेंटेज इलोंगेशन क्या है, हम इस कर्व के हेल्प से देखने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि HYSD वार्स और माइल्ड स्टील के लिए एक अलग से कर्व के बारे में डिटेल से हम 2 मिनट में अभी स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रेंथ है जहाँ पे कोई भी ग्रेड का स्टील जो है यील्ड करेगा, और कौन सा अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और कौन सा कितना परसेंटेज इलोंगेशन है। ये 3 चीज़ के बारे में हम अभी इस कर्व के हेल्प से देखने वाले हैं। यहाँ पे 3 कर्व है, FE250, FE415 और FE500। तीनों का यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और परसेंटेज इलोंगेशन हम अभी देखने वाले हैं। यील्डिंग कहाँ पे होता है किसी भी स्टील का? यील्डिंग वैसे पॉइंट पे होता है जहाँ पे स्टील में तो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्ट्रेस में जो इंक्रीमेंट है वो ना के बराबर हो, बहुत ही कम इंक्रीमेंट हो। तो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होता है, उस पॉइंट के स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऐसे पॉइंट पे होगा जब स्टील सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है। और परसेंटेज इलोंगेशन, कि कितना इलोंगेशन हुआ है स्टील में। तो हमारा जो FE250 है उसका यील्डिंग होता है 250 न्यूटन पर mm² के स्ट्रेंथ पे। उसके ये जो पॉइंट है ये अपर यील्ड पॉइंट है, और ये नीचे में जो दिख रहा है पॉइंट ये लोअर यील्ड पॉइंट है। तो यहाँ पे यील्डिंग स्टार्ट होता है और कुछ देर तक डिफॉर्मेशन होता रहता है। और जिस पॉइंट पे इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन होता है उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगा उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहेंगे। तो FE250 का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा वो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा। तो इस पॉइंट पे जो हमारा ये आता है स्ट्रेंथ वो होता है 412 न्यूटन पर mm²। 412 न्यूटन पर mm² जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा FE250 का। परसेंटेज इलोंगेशन, ये कितना परसेंट तक इलोंगेट करता रहेगा? तो 23% इसका परसेंटेज इलोंगेशन है। अभी जितने भी स्टील हम देखेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा जो इलोंगेशन होता है वो FE250 में ही होता है, माइल्ड स्टील में ही होता है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं FE415 के लिए। तो
तो Fe415 का जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे इसका यील्डिंग हो जाएगा। यहाँ तक जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ये यील्ड हो जाता है तो वो कौन से स्ट्रेंथ पे होता है, तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर पे। और इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 485 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 485 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिमिलरली 500 का जो होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ 500 पे होगा और अल्टीमेट स्ट्रेंथ 585 पे होगा और परसेंटेज इलोंगेशन 12% होगा। और Fe415 का परसेंटेज इलोंगेशन 14.5% होगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इलोंगेशन किसका है, माइल्ड स्टील का, और उसके बाद Fe415 का, उसके बाद Fe500 का। तो सबसे जो पहले रप्चर करेगा वो होगा Fe4 500 और उसके बाद जो रप्चर करेगा वो Fe415 और सबसे लास्ट में जो रप्चर करेगा वो Fe250 है। तो ये हम परसेंटेज इलोंगेशन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ देख लिए हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। अभी हमने देखा था कि यील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग ग्रेड के स्टील के लिए अलग अलग होता है। Fe250 के लिए 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fe415 के लिए 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fe500 के लिए 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो इससे हाई होता है। ऐसा सेफ्टी के लिए किया जाता है कि मिनिमम वैल्यू लेकर चला जाता है। एक्चुअल में जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो हायर होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइड फील्ड स्ट्रेंथ इज टेकन एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो आप लोग जानते ही हैं। और फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन इज टेकन एज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये किसी भी स्टील के लिए हम लेंगे यही वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, चाहे स्टील टेंशन में हो या कंप्रेशन में हो। CTD प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से ही HYSD बार को प्रोड्यूस किया जाता है। तो कैसे क्या होता है तो वो हम देखते हैं कि माइल्ड स्टील जो है उसे क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और स्ट्रेच किया जाता है। कब? प्लास्टिक जोन के बाद। माइल्ड स्टील जब प्लास्टिक जोन पे पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसे ट्विस्ट और स्ट्रेच किया जाता है और लोड को धीरे धीरे रिलीज भी किया जाता है। ऐसा करने से वो क्या बन जाता है, HYSD बार बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक जोन इलिमिनेट हो जाता है। अभी हम प्लास्टिक जोन के बाद कर रहे हैं स्ट्रेचिंग और ट्विस्टिंग, तो प्लास्टिक जोन ऑब्वियसली है ये इलिमिनेट हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि मार्जिन डिक्रीज हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ के बीच। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का जो पॉइंट होता था और यील्ड स्ट्रेंथ का जो पॉइंट होता था, इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस रह जाएगा। तो ये प्लास्टिक जोन को इलिमिनेट करता है। और ऑल्सो रिजल्ट इन रेसिडुअल स्ट्रेंथ एंड लोअर डक्टिलिटी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि डक्टिलिटी लोअर हो जाता है किसी भी स्टील का। HYSD बार में जब यील्ड स्ट्रेंथ का डाटा नहीं दिया होता है तब हम क्या करते हैं कि 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को ही यील्ड स्ट्रेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं उसे। तो ये प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? प्रूफ स्ट्रेस स्ट्रेस एट बीच अ नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेन ऑफ 0.002 इज देयर और इट इज द स्ट्रेस फॉर विच ऑन अनलोडिंग रिजल्ट्स इन अ रेसिडुअल स्ट्रेन ऑफ 0.002। इस जो 0.002 है इसे हम रेसिडुअल स्ट्रेन भी कहेंगे या फिर नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेन भी कहेंगे। ये स्ट्रेन कब आता है? जब हम अनलोडिंग करते हैं स्टील में, जैसे उसमें स्ट्रेस कंटिन्यूसली लग रहा है, अब हम अचानक अनलोडिंग कर दी तो फिर जो रिकवरी होती है स्ट्रेन की वो होती है 0.002 की। इसे रेसिडुअल स्ट्रेन भी कहते हैं। हम कहते हैं ना CTD प्रोसेस में रेसिडुअल स्ट्रेन आता है, तो यही रेसिडुअल स्ट्रेन है। तो इस रेसिडुअल स्ट्रेन पे जो हमारा स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? प्रूफ स्ट्रेस। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को हम क्या लेते हैं? HYSD बार में यील्ड स्ट्रेंथ के रूप में लेते हैं। ये है HYSD बार का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ऊपर वाला जो कर्व है वो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व और नीचे वाला जो कर्व है वो है डिजाइन कर्व। दोनों HYSD बार के लिए ही है, बस एक कर्व को हम डिजाइन के लिए फॉलो करते हैं और एक कर्व है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व में जो यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो FY होता है। चूंकि HYSD बार में यील्ड स्ट्रेंथ डेफिनिट नहीं होता है, अभी हमने पीछे देखा था, तो हम यील्ड स्ट्रेंथ क्या लेकर चलते हैं? तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस लेकर चलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ किसका? HYSD बार का। और वो 0.2% जो प्रूफ स्ट्रेस है वो कौन से स्ट्रेन पे होता है? तो जो रेसिडुअल स्ट्रेन था या फिर जो नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेन था। तो वो जो नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेन कब आता है? अनलोडिंग करने के बाद। वो नॉन प्रोपोर्शनल स्ट्रेन कितना था? 0.002। तो ये 0.002 स्ट्रेन पे जो हमारा 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होगा वो होगा क्या? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD बार।
और यही यील्ड स्ट्रेंथ हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसे। और नीचे है ये डिजाइन कर्व है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो डिजाइन स्ट्रेंथ है। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ निकल कर आ जाता है। 0.8 FY तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, और अगर डिजाइन कर्व में देखेंगे तो यही 0.8 FY पे हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 से डिवाइड कर देंगे। वो जिस पॉइंट पे आएगा उस पॉइंट पे हम डिजाइन कर्व के लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दिख रहे होंगे ये सब, तो ये 0.002 की तरह ही ये स्ट्रेन के वैल्यू हैं और इन्हीं के रिस्पेक्ट में ये सब जो स्ट्रेस के वैल्यू भी कुछ दिए हुए हैं। अब इन सब के बीच में अगर कोई स्ट्रेन है जो हमें मालूम नहीं है या फिर अगर कोई स्ट्रेस है जो हमें मालूम नहीं है, तो दोनों में से कोई एक अननोन है तो उसे हम निकालना है। तो ये सारे जो वैल्यू दिए हुए हैं इनके बीच इंटरपोलेशन करके हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। यह है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। यहाँ O से A पॉइंट तक जो रीजन है इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे और A पॉइंट पे अपर यील्ड पॉइंट होगा। यहाँ पे स्टील का यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। B पॉइंट जो है वो लोअर यील्डिंग पॉइंट है और B से C तक का जो रीजन है ये यील्डिंग रीजन है। यहाँ पे यील्ड पॉइंट फिनोमिना होता रहता है। और ये जो C है इस पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, इसी पॉइंट पे जो स्ट्रेन होता है उस स्ट्रेन पे जो स्ट्रेंथ लेते हैं उसे हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ऊपर वाला जो पॉइंट है ये हमारा M पॉइंट पे हम क्या लेते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। Fe 250 के लिए हम क्या लेते थे, 412 न्यूटन पर mm² लेते थे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वही है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट। उसके बाद नेकिंग फॉर्म होता है, ये नेकिंग हो गया। और F पॉइंट पे क्या हो जाता है, स्टील का रप्चर हो जाता है, मतलब यहाँ पे स्टील फेल हो गया। तो ये था हमारा माइल्ड स्टील का स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। HYSD बार का डिसएडवांटेज है कुछ, लो डक्टिलिटी, पीछे हमने देखा है, डिफिकल्टी इन बेंडिंग, कोरोसन ड्यू टू इंड्यूस स्ट्रेस स्ट्रेन, लो फायर रेसिस्टेंट एंड बेल्डेबिलिटी। फायर रेसिस्टेंट इसका लो होता है और बेल्डेबिलिटी भी इसका लो होता है। नोट गुड फॉर स्ट्रेस रिवर्सल, स्ट्रेस रिवर्सल के लिए ये गुड नहीं है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे जो है TMT बार। TMT बार में हम क्या करते हैं कि जो हॉट रोल्ड HYSD बार है उसको कूल किया जाता है वाटर बाथ के द्वारा, और इस कूलिंग के प्रोसेस को हम क्वेंचिंग प्रोसेस करते हैं। तो जो बन के आता है वो क्या आता है, TMT बार आता है। अभी दो प्रोसेस हमने देखा था ना, एक कोल्ड वर्क प्रोसेस और एक ये होता है हॉट रोल्ड HYSD बार को क्वेंचिंग प्रोसेस के द्वारा क्या बनाया जाता है, TMT बार बनाया जाता है। TMT बार का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो सिमिलर होता है माइल्ड स्टील बार की तरह, विथ रिड्यूस्ड डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड अल्टीमेट। इसके एडवांटेज बहुत हैं TMT बार के, हायर डक्टिलिटी, लेकिन HYSD बार का क्या था, लोअर डक्टिलिटी, लेस कोरोसन, वहाँ क्या था, हाई कोरोसन, गुड फायर रेसिस्टेंट, और HYSD बार में क्या था कि वो फायर रेसिस्टेंट नहीं था। बेल्डेबिलिटी भी इसका क्या होता है, अच्छा होता है, और गुड फॉर स्ट्रेस रिवर्सल। ये सब HYSD बार के डिसएडवांटेज थे, लेकिन यहाँ पे ये सब क्या हैं, एडवांटेज हैं। तो TMT बार ऑब्वियस है कि अच्छा होता है। अब है साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट, ये आप लोग जानते ही हैं, नॉमिनल डायमीटर 5 mm से 50 mm तक लिया जाता है रिइंफोर्सिंग बार का। डायमीटर के अनुसार ही एरिया डिसाइड कर लिया जाता है, जो डायमीटर है वही एरिया हो जाएगा। तो ये कुछ डायमीटर के साथ हमने ये टेबल बना रखा है, आगे आप बना लीजिएगा इसमें। तो ये था हमारा रिइंफोर्समेंट का टॉपिक और हमारा पहला चैप्टर अब समाप्त होता है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।